हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं घटना चक्र में प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में भी हमारा चैप्टर चल रहा है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। अब हम करेंगे एमसीक्यूज। आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यूज से। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, हर्ष द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। तो ये है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है साम्राज्य स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह पहला ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया, जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य है। उसके बाद आपका गुप्त आएगा, मौर्य के बाद कुषाण आता है, फिर उसके बाद गुप्त आता है, फिर वर्धन आता है। तो इस तरह से आंसर आपका बी है। मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका समय जो है 321 से 184 ईसा पूर्व तक होता है। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद जो है कुषाण वंश आता है, फिर आता है गुप्त वंश का, फिर आपका वर्धन वंश का आता है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन है? भास्कर, विशाखदत्त, शूद्रक और अश्वघोष। तो ये है आपका विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस रचना। उसी में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वृषल और कुलहीन इसी में कहा गया, मुद्रा राक्षस में ही। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया है? तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख भी किया है। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की है? तो आपके विलियम जोन्स ने की है। सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की महान भेंट का उल्लेख किसने किया है? तो ये आपका जस्टिन ने किया है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दो नामों से विख्यात हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना। जो कौटिल्य प्रधानमंत्री था उस टाइम पे, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन था। तीनों ही पद जो है कौटिल्य को दिए गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। उन्होंने राजनीतिक शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह भारत में राज शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? अजय, विष्णुगुप्त, चाणक्य, देवगुप्त। तो ये हैं विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद्य खंड में विष्णुगुप्त नाम की संहिता किससे की गई है? चाणक्य से की गई है। तो चाणक्य को जो है विष्णुगुप्त भी कहते हैं। पुराणों में उसे द्विजभर्ष कहते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को कहा गया है। प्रश्न में बचपन के नाम की बात कही गई। चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्राटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं। इस प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निर्गत किया है कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। तो लेकिन इसके अनुसार जो है विकल्प सी ही माना गया है कि विष्णुगुप्त जो है कौटिल्य ही है। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त नाम है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर संबंधित है? तो ये आपके शासन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ले रहा है, कोई भी नहीं ले रहा है। अब देखते हैं। कौटिल्य या चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र जो है आपका शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए
मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें साप्तांग सिद्धांत है जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्पकार एवं व्यापार व्यवस्था भी विस्तृत जानकारी देता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों पे अपनी बात रखता है, इसलिए उसका ऑप्शन डी था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है क्या है? एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो ये आपका मित्र है। सुहृद मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग आपका मित्र है। मित्र को जो है राज्य के कान कहे गए हैं। राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य जो सहज या आदर्श तथा कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी, कायर होते हैं उसका विनाश अवश्य होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, सामाजिक जीवन। तो यह है आपका बी, राजनीतिक नीतियों से संबंधित है कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो यह आपके कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है इससे की जाती है। किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? तो यह आपका बिंदुसार के शासनकाल में जो है डाइमेकस भारत आया था। स्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटिओकस ने डाइमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज के स्थान पर यह आया था। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आता है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह आपके बुद्ध घोष की सम्मत पासादिका में मिलता है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख जो है बुद्ध घोष की सम्मत पासादिका नामक ग्रंथ में मिलता है। दिव्य अवदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती का उपराजा या वायसराय था या गवर्नर था। बुद्ध काल में अवंती महाजनपद भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह महाजनपद मालवा क्षेत्र में अवस्थित है। इसके 2 भाग थे। उत्तरी भाग की राजधानी आपकी उज्जैनी और दक्षिणी भाग की राजधानी आपकी महिष्मती थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल स्थित है। किससे बना था? लकड़ी के, ईंटों का, पत्थर का, मिट्टी का। तो यह है आपका सी, लकड़ी का बना हुआ था। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त होते हैं? तो यह आपके पाटलिपुत्र से। बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था, कहाँ था? तो पाटलिपुत्र में था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, कुणाल। तो यह है आपका चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की बात की है, मतलब कलिंग की ही बात की है। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय जो है चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसके एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य में चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता है? तो ये आपके चंद्रगुप्त हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, किस अभिलेख से हमें प्राप्त होता है? तो ये हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, जो एक सख्त शासक है। 150 ईसा पूर्व के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से आनर्त तथा सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल
पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित है, यह प्रमाणित होता है तो किससे? रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से प्राप्त होता है। सेलूकस, जिनको जो है अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था 305 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेलूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलूकस को किस वर्ष में पराजित किया? तो यह है 305। मानचित्र है, संबंधित है, देखते किस चीज से मानचित्र ये आपका संबंधित है। तो ऑप्शन है सी आपका अशोक से, उसके शासनकाल के अंतिम समय से ये जो चित्र है मानचित्र आपका संबंधित है। अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है ये मानचित्र। अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य का सही जानकारी प्राप्त होती है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। तो अशोक का साम्राज्य कहाँ कहाँ फैला हुआ था? तो ये आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो अशोक ने किया था ऐसा। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था। ये एक ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष रूप से कोई संबंध नहीं था। किसी संप्रदाय मतलब जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था, जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता, करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, श्रीलंका, बिहार, कलिंग। तो इसका आंसर है आपका सी, श्रीलंका जो है। इससे आपका अशोक का क्षेत्र जो है यहाँ विस्तार नहीं था अशोक का। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सातीपुत्र, केरल पुत्र, तामपर्णी, श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। तो मतलब यहाँ पे श्रीलंका को छोड़ दिया गया था, यहाँ पे नहीं था अशोक का साम्राज्य। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? तो ये आपके द्वितीय शिलालेख है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख, तीसरा है गुहालेख। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, सातीपुत्र, केरलपुत्र दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण कराया गया था अशोक के काल में। महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य, धन्वंतरी। तो यह आपका अशोक के काल में। सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धर्म विजेता एवं लोकोपकारी कार्यों से प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता दृष्टिकोण रखता था। इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया। अशोक ने लोक हित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई, कुएं भी खुदवाए। अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्यों व पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु प्रथम अस्पताल, औषधालय और औषधि बागों का निर्माण करवाया था। अशोक के बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये है आपका ऑप्शन सी से। देवा नाम प्री की उपाधि उसने धारण की थी। अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राजा सिंहासन पर बैठता है तथा 269 में वह राज्याभिषेक करवाता है। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति का उल्लेख हुआ था? तो ये आपका कहाँ था? बी ऑप्शन है। 2 और 3 दीपवंश और महावंश के अनुसार जो है अशोक जो है तृतीय बौद्ध संगति का उल्लेख मिलता है अशोक के शासनकाल में।
सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्तिस ने की थी, जो बौद्ध भिक्षु थे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो ये आपका पाटलिपुत्र था। निम्नलिखित में से मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो कौन से मौर्य शासक थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो ये आपके हैं चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। तो ये हैं आपके अशोक और दशरथ जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन डी सही है। रज्जुक थे। रज्जुक क्या थे? चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, शक सेना के अधिकारी। तो ये मौर्य शासन से संबंधित अधिकारी थे रज्जुक। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का नामोल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी है, जिसे राजस्व और न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त है, कि वो दोनों क्षेत्रों का न्याय कर सकता है। सार्थवाह किसे कहते हैं? दलालों का दल, महाजनों का, व्यापारियों के, तीर्थयात्रियों का। तो ये आपका व्यापारियों के काफिला था सार्थवाह। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? अग्रहारिक, प्रादेशिक, युक्त और राजयुक्त। तो ये आपका अग्रहारिक। अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारी के नाम मिलते हैं। ये कौन कौन से याद रखिए, कौन सा शिलालेख है? तृतीय। युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक के नाम मिलते हैं। ये जिलाधिकारी थे जो राजस्व वसूल करते थे। राजुक पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक कार्य भी दे दिया गया था। प्रादेशिक जो मंडल का प्रधान अधिकारी था या वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह कार्य करते, इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपके अशोक ने करवाया था। सारनाथ, सांची दोनों का ही। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। यह स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों द्वारा निर्मित है। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? तो यह आपका सांची का स्तूप है, इसे ही माना जाता है सर्वश्रेष्ठ स्तूप। इसका निर्माण जो है आपका अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो काकड़ाम, बेसनगरी, वेत्रवती, दसपुर। तो ये आपका काकड़ाम जो था सांची का प्राचीन नाम था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा के समीप स्थित है। यहाँ पर पर्वत के ऊपर कई स्तूपों का निर्माण किया गया है। इस कारण इसे महावंश में चेतीय गिरी भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मिलान करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। देखते हैं तो कौशाम्बी का जो है आपका स्मारक कहाँ है? तो घोषिताराम मठ है। और कुशीनगर से जो स्मारक मिला है आपको वो है रानाभर स्तूप। सारनाथ से जो स्तंभ आपको मिला है वो है आपका धमेक स्तूप से संबंधित है ये। और श्रावस्ती आपका सहेत महेत नामक स्मारक से संबंधित है। 45 नंबर क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित कथनों पर स्थानों पर उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया था? गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर। तो यहाँ पे देखते हैं लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही है। 1 2 3 4 5 6 इसका मतलब है सभी जगह अशोक गए थे। अभिलेखी साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट और विहार यात्राएं रोक दी।
उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ कर दी। वह महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद जो है बोध गया, 20 वर्ष बाद जो है रोमिनदेई तथा उनकी पूजा की। इतिहास विसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम है। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, ये 6 यात्राएं इन्होंने की थी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृतिक भाषा है। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? कालसी, शाहबाजगढ़ी, गिरनार, मेरठ। तो ये आपका शाहबाजगढ़ी का जो लेख है वो खरोष्ठी लिपि में है। प्रथम पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में थे। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से लिया गया है? तो ये है पत्थर की पट्टियों पर लिया गया है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पेटियों पर पेटियां या शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? तो आपके जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837 में। अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम पढ़ा था, किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये आपका जेम्स प्रिंसेप 1837 में पढ़ा था। सम्राट अशोक के राजा देशियों का सबसे पहले विकूटन या डिसाइफर किसने किया था या पढ़ा किसने था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। कौन से शिलालेख थे? तो खरोष्ठी लिपि में ये शिलालेख थे जो अफगानिस्तान में थे। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में खरोष्ठी लिपि में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। केवल दो अभिलेख कौन से? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो है ब्राह्मी लिपि में न होकर खरोष्ठी लिपि में है। वह स्थान जहाँ प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है अनुराधापुर है आपका। प्राग अशोक ब्राह्मी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो ये आपकी खरोष्ठी है कि दाईं से बाईं लिखी जाती है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो ये आपकी खरोष्ठी लिपि है। अशोक का अपने शिलालेखों में समानतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? प्रियदर्शी है। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। अपने शिलालेखों में अशोक समानतः किस नाम से जाना जाता है? तो यह आपका है प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो यह आपका अशोक है। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, मतलब एक ही पत्थर से बने हुए हैं। स्तंभों का सैफ्ट सुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो ये है आपका आंसर डी ऑप्शन आपका गलत है। अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है बल्कि ये पृथक रचनाएं हैं। अन्य तीनों प्रश्न मतलब तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प या रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक या राजा अशोक उल्लिखित है? कंगनहल्ली, शाहबाजगढ़ी, सांची, सौगड़ा। तो ये आपका कंगनहल्ली जो ये अभिलेख है उसमें अशोक को क्या कहा गया है? रानियों अशोक कहा गया है, राजा अशोक कहा गया है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के किनारे
कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है। यहाँ सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्रित उत्कीर्ण किया गया, जिसके नीचे रानी और अशोक के राजा अशोक उल्लेखित है। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो ये आपके मास्की गुर्जरा उडेगोलम नेत्तुर में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये चारों अभिलेख हैं आपके। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मस्की गुर्जरा नेत्तुर उडेगोलम में अशोक का नाम जो है व्यक्तिगत नाम अशोक ही मिलता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? तो ये आपका मास्की लघु शिलालेख है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो आपके गुर्जरा है। अशोक का रोमिनदेही स्तंभ संबंधित है, किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के उपदेश से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के शरीर त्याग से। तो ये आपका बुद्ध के जन्म से संबंधित स्तंभ लेख है, जिसका नाम है रोमिनदेही स्तंभ लेख। इसे आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कर था वो 1/6 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 1/8 कर दी गई थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की थी। कब की थी? 20 वर्ष के बाद। वहाँ एक शिला स्तंभ रोमिनदेही लघु स्तंभ स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया गया तथा भू राजस्व जो है 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वो है आपका भाब्रू स्तंभ, जिसे हम बैराट भी कहते हैं। भाब्रू या बैराट स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यह अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी होने का प्रमाणित भी करता है। कालसी प्रसिद्ध है। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? अशोक के शिलालेखों के कारण कालसी प्रसिद्ध है। कालसी जो है आपका उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है? तो यहाँ पे कालसी में मिली है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये आपके शिलालेख है आपका 13। कलिंग किससे कलिंग से जो शिलालेख संबंधित है वो आपका 13वां शिलालेख है। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष के बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें किसमें मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो ये आपका 12 शिलालेख है कि धार्मिक सहिष्णुता की बात किसमें की गई है? शिलालेख नंबर 12 में। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में जो है सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है। धार्मिक सहिष्णुता जो है आपके शिलालेख 12 से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो ये किसने कहा है? यह अशोक ने कहा था। यह वक्तव्य 12वें शिलालेख से संबंधित भी है। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं वो कौन सा है? तो दूसरा और 13वां शिलालेख है, जिसमें क्या कहते हैं उसे पड़ोसी राज्यों के उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो ये आपका सातवाहनों का उल्लेख नहीं है, बाकी सभी का है। टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध
थे वो कहाँ के शासक थे? तो वो आपके मिस्र के शासक थे, टालमी फिलाडेल्फस। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें अंतियोकस था सीरिया का, तुरमय या तुरामय था टालमी फिलाडेल्फस का जो मिस्र का था, अंतकीनी था एंटीगोनस जो मकदोनिया का शासक था, मग जो था आपका साइरिन का शासक था, अलेक्सुंदर जो था वो एपीरस का राजा था। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो ये आपका मिस्र का राजा था तुरमय। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो ये आपके मौर्यों के थे, जिसमें अशोक था। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इसमें एक से अधिक है। अशोक जो है धम्म या धर्म एक नैतिक संहिता थी अशोक की। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है, अपासीनवे बहुकयाने दयादाने सचे सोचे मादे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार जो है अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो यह है आपका बी ऑप्शन। स्तंभ अभिलेख आपका 5वां है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में इस प्रकार लेख है, यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और न ही कोई उत्सव मनाया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस खाने के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने के बाद सिर्फ 3 पशुओं को मारे जाने की है, 2 मोर और एक मृग, और भविष्य में इसे भी नहीं मारा जाएगा। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो ये आपके सौगौरा ताम्रपत्र है, जो कहाँ से मिला है सौगौरा? तो आपके गोरखपुर से था, गोरखपुर से प्राप्त हुआ था, जिसमें अकाल के बारे में बात की गई है। गोरखपुर जिले से प्राप्त सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख में भोगरा जिले बांग्लादेश से प्राप्त महास्थान अभिलेख में महास्थान, तो ये इन दोनों में जो है अकाल की बात की गई है कि अकाल के टाइम पे राहत कार्य प्रोवाइड किए गए थे। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जीतने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो इसका देखते हैं कौन सा आंसर होगा। इसका होगा ये, कथन और कारण दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की कर उसे मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री तथा स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था। यदि कलिंग जो है स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री तथा स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी, अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भूदान नहीं दिया था। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। तो ये आपका ए सही है, लेकिन आर गलत है। धार्मिक आधार पर भूमि दान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय में मिलता है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भूमि दान नहीं दी थी। भूमि दान के विरुद्ध कृषकों ने कोई विद्रोह भी नहीं किया था। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसके पूर्व अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया।
भारत में उसने जो कुछ भी देखा और सुना उसने अपनी पुस्तक इंडिका में वो सब लिख दिया। मेगास्थनीज दूत था किसका था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसने किया है? तो ये आपके मेगास्थनीज ने किया था अपनी पुस्तक इंडिका में। ये 7 श्रेणी कौन सी है? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, योद्धा, निरीक्षक, सभासद, ये सभी जो है 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज में बांटा था। मेगास्थनीज ने कहा था कि यहाँ दास प्रथा भी प्रचलित नहीं है भारत में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा? तो 7 श्रेणियों में बांटा था। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो ये आपके किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था अपनी पुस्तक इंडिका में। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर किसने किया है? तो मेगास्थनीज की इंडिका में हुआ है। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था अगर टैक्स की कोई चोरी करता था तो। मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन जो है 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा किया जाता था। इसकी कुल 6 समितियां थी जिसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। छठी समिति का कार्य जो था वह बिक्री कर वसूलना था और बिक्री कर मूल्य का 10वां भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी पर मृत्युदंड दिया जाता था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है ये है आपकी इंडिका, जिसको किसने लिखी? तो मेगास्थनीज ने लिखी। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं? तो ये आपके मेगास्थनीज की इंडिका है। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो इंडिका नाम है। इंडिका का मूल लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक तो मेगास्थनीज है आपका। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो यह है आपका जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना। ये मौर्य काल से ही जारी है और आज भी इसका पालन हो रहा है। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था जिसका प्रमुख नागरिक या पूर्व मुख्य था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। इसमें तीसरी समिति जन्म मृत्यु दर का पंजीकरण का हिसाब रखती थी। वर्तमान में यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास, उन्होंने विकास किया था। किस चीज़ का किया था देखते हैं। संस्कृति, कला, साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदू पुस्तक, साम्राज्य। तो ये है आंसर, डी है आंसर। ए सही है। संस्कृति, कला, साहित्य का विकास किया, प्लस उन्होंने प्रांतीय विभाजन किए और हिंदू पुस्तक अपना साम्राज्य विस्तारित किया। भाग एवं बलि थे, क्या थे? राजस्व के स्रोत थे भाग एवं बलि। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? तो ये आपका सीताध्यक्ष द्वारा भूमि कर एकत्रित किया जाता था। मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था, वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि अग्रोनोमोई या एग्रोनोमोई जिले के अधिकारी को कहा जाता था। किसके अधिकारी को? जिले के। शुल्काध्यक्ष जो है विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार वसूलता था तथा अकराध्यक्ष जो है अकारा यानी खानों का नियंत्रण करता था। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है तो राजकीय भूमि से संबंधित है। मौर्य पंथी परिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने वाले से संबंधित है? तो यह आपका समाहर्ता नामक अधिकारी है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन तौल माप का प्रभारी है? तो पौतवा अध्यक्ष आपका तौल माप करता था। पौतवा अध्यक्ष तौल माप करता था और पर्णी अध्यक्ष जो है वाणिज्य विभाग का अधिकारी था। सूना अध्यक्ष बूचड़ खाने का अधिकारी था। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये मार्ग निर्माण अधिकारी था एग्रोनोमोई।
108 नंबर क्वेश्चन है, पंकोद सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। किस चीज़ का जुर्माना था? सड़क पर कीचड़ फैलाने के लिए लिया जाता था जुर्माना। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो आपका तक्षशिला था। मौर्य शासनकाल में तक्षशिला। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन परंपरा से जुड़ा रहा। इसकी स्थापना छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जन्म 563 BC से पहले की गई थी। महावीर स्वामी का जन्म यहीं हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में कराई गई थी। नालंदा में की गई खुदाई से पता चलता है कि यहाँ विश्वविद्यालय लगभग 1 मील लंबा तथा आधा मील चौड़ा था। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू तथा बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। धर्म महामात्र, धर्मस्थीय, रज्जु, कंटक शोधन। तो ये आपका आंसर डी 2 और 4 सही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धर्मस्थीय तथा कंटक शोधन। धर्मस्थीय दीवानी तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। प्रदेशतः फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश तथा व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि जो अमात्य धर्मोपदा शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे, उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं के कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो ये आपका मागध का था। देखते हैं इसके बारे में। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों, वीर गाथाओं का कंठस्थ करने का व्यवसाय मागध एवं सूत वर्गों का था। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो ये आपके द्रविड़ों ने किया था। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात द्रविड़ों या चोलों ने किया था। यह व्यवस्था उस समय गांवों के प्रशासन का आधार बनी थी। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो ये आपका अर्थशास्त्र है। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो एक मनुस्मृति में कहा गया पुनर्विवाह जो है वर्जित है। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर हो, पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। वात्र क्षत्रियों का सामाजिक स्तर था। निम्नलिखित में से व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आया, तो कौन किस समय आया था? सबसे पहले उसका देखना कालक्रमानुसार। तो यह है आपका ऑप्शन बी सबसे सही है। तो मेगस्थनीज आपका सबसे पहले आता है। उसके बाद आएगा आपका फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आएगा। इसिंग जो है आपका सबसे लास्ट में आता है। उसके बाद आता है ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के काल में आता है। इसिंग सबसे लास्ट में 7वीं शताब्दी तक आता है। तो देखते हैं यहाँ पे यूनानी शासक सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक एक अपना राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा तथा भारत में उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी भारत पर। चीनी यात्री फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा की। और चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के टाइम पे भारत आया था। इसिंग जो है 7वीं सदी में भारत आया था, चीनी यात्री थे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखते हैं। बिंदुसार को मित्र घात कहा जाता है। अशोक को जो है यहाँ पे ऑप्शन 1 वहाँ रह गया है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। चंद्रगुप्त को हम क्या कहते हैं? सेंडोकोट्स कहते हैं। बिंदुसार को मित्रघात कहते हैं। अशोक को प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहते हैं।
अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ये बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट शासक कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 या 84 ईसा पूर्व में कर दी थी और फिर शुंग वंश की स्थापना करता है वो। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया। तो इसका आंसर है डी। तीनों ही कथन जो हैं आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 120, ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल साधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन। तो ये आपका 2 और 3। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने जो है जल संसाधन व्यवस्था पर ध्यान दिया था। रुद्रदामन भी देता है लेकिन वो बाद में देता है, इस टाइम पे नहीं। जल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया वह कौन था? तो वह आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो यह है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में दोनों का उल्लेख मिलता है सुदर्शन झील के लिए। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो यह है आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त के बारे में बात की गई है। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? बराबर पहाड़ी कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। यह अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। डी आपका सही नहीं है क्योंकि ये 2री-3री शताब्दी के हैं और सभी कथन आपके सही हैं। तो दक्षिणी बिहार के गया जिले में स्थित बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियाँ हैं। नागार्जुनी में 3 गुफाएं हैं तथा बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं स्थित हैं, जिनमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर जो है अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं। चौथी गुफा जो है लोमस ऋषि गुफा में मौखरी शासन के अनंत वर्मन का लेख उत्कीर्ण है। इसे वैष्णव गुफा भी कहते हैं। प्रथम 3 गुफा अशोक के द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफा दान में दी गई थी। चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है। इन गुफाओं को उत्कीर्ण अभिलेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित हैं। ये गुफाएं मौर्यकालीन मूर्तियां मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये आपका परखम से प्राप्त हुई है। मथुरा की मूर्ति कला का प्रादुर्भाव यहाँ की लोक कला के माध्यम से हुआ है। लोक कला से संबंधित ये मूर्तियाँ यक्षों की हैं। यक्ष पूजा तत्कालीन लोक धर्म का एक अभिन्न अंग था। यहाँ से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है परखम नामक एक ग्राम से प्राप्त मणिभद्र यक्ष की मूर्ति मिली, जिसका संबंध मौर्य काल से है। मथुरा से यह प्राप्त यक्ष प्रतिमा भारतीय कला जगत में परखम के नाम से प्रसिद्ध है। लोथल से जो है आपका संबंधित कौन सा सही सुमेलित है, यही देखना है। तो लोथल से संबंधित है एंशिएंट डॉकयार्ड, मतलब लोथल से डॉकयार्ड आपका मिला था। और सारनाथ से फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध की प्रतिमा मिली है। और आपका राजगीर आपका इससे संबंधित नहीं है अशोक से, तो इसलिए गलत हो जाएगा ऑप्शन। और डी जो है ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, तो नालंदा में जो है बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। तो ये सभी जो है आपका ऑप्शन सी सही है, सी सुमेलित है। लोथल से ये सभी चीज़ें मिली हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मौर्योत्तर, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।